Hello everyone, welcome to MDC Learning, subject cost accounting, and our next topic is contract costing. Yes students, we already finished with the first chapter, that is process costing. We've done number of problems in the process costing. Hope you are practicing also. So this is your second chapter called as contract costing. Let us see the meaning first. नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑब्वियसली फिल्मों में नाम सुना है भाई, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपका वो स्पेशल वाला हिंदी वर्ड भी आपको नो डाउट याद आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट ओनली. हियर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज a specialized system of job costing applies to the long-term contract as distinct from short-term job. ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, फनी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा जल्दी से. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है. किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम अप्लाइड करना. ठीक है, जो है ना लॉन्ग टर्म तक चले. क्लियर, लॉन्ग टर्म तक चले और शॉर्ट टर्म वाले जॉब से थोड़ा सा अलग, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Then contract costing is mainly applied in civil constructions and engineering projects, ships, building, road and railway line contracts, construction of bridges, etc. Nowadays you can see ना, जो लोग वाया बस ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा कि रोड साइड पे आजकल भी नहीं बोल सकती, लास्ट 4 to 5 years से कोई तो कॉन्ट्रैक्ट इज रेगुलरली गोइंग ऑन. यस स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रो ब्रिज, है ना. बहुत दिन से वो चल रहा है, बन रहा है. तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, अभी ये क्या है, गवर्नमेंट के लोग आते हैं उसको बनाते हैं क्या? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, एक ना एक दिन बना के रेडी कर देगा. जैसे आपका वो अंधेरी टू वर्सोवा वाला जो है ना, घाटकोपर टू वर्सोवा वाला जो ऑलरेडी मेट्रो का एक ब्रिज रेडी है. नो डाउट आपने ट्रैवल किया होगा तो यू नो कि है ना कितना फास्टेस्ट मोड है वो. ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है. देखो ना, कोई अगर एक बड़ा सा यानी रो हाउसेस का पूरा बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी बिल्डर मुंह उठा के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता. यानी उनको परमिशन लेनी पड़ती है म्हाडा से कि भाई म्हाडा पहले उनको बोलती है कि अगर वो जमीन म्हाडा की है और फिर वहां पे म्हाडा ही बिल्डिंग बना सकती है, और एल्स वो किसी भी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है कि बस आप बना दो बिल्डिंग, इतना इतना एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे ऐसे देना है, व्हाटएवर वो उनके रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन सब उनके होते हैं. इन शॉर्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देना जहाँ पे वो पर्टिकुलर काम फिनिश होने तक ही वो काम चलता है. ठीक है, काम फिनिश हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. इट इज अप्लाइड टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर substantial time is taken to complete the contract and it falls into a different accounting period. However, duration is exceeding more than 1 year is not essential for the features. Obviously, लॉन्ग टर्म का होता है, एक साल में काम नहीं होता, एक से ज्यादा टाइम भी लग सकता है. फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सम कॉन्ट्रैक्ट विद अ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड 1 year is to be accounted as long term contract if they are sufficiently material to the activity for that period. ठीक है, यानी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको 1 साल लगेगा, कोई ऐसा होता है जहाँ 2 साल लगेगा, 3 साल लग जाते हैं. ठीक है, पर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में वो काम फिनिश हो ही जाता है. इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं. नाउ वहां पे भी हमको क्या होता है मालूम है बच्चों, यानी समझो एक रेलवे का ब्रिज आप बना रहे हो या मेट्रो का ब्रिज जो हम बना रहे हैं. ठीक है, हम इन द सेंस गवर्नमेंट ने जिस XYZ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नो डाउट उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी को नहीं दिया है. ऐसे बोला है कि अंधेरी से मलाड तक एक कंपनी ने लिया है, फिर मलाड के बाद जहाँ से यानी मलाड पूरा कंप्लीट करके जहाँ से कांदीवली शुरू हुआ है वहां से दहीसर तक दूसरे को दिया, फिर दहीसर से भाईसर तक तीसरे को दिया, डिपेंड. ठीक है, कि कितना किसको दिया है. और ये है कि सब जगह पे एक साथ काम चालू है.
और ये कॉन्ट्रैक्ट धीरे 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 आगे 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 बढ़ता जाता है फिनिशिंग की तरफ, ठीक है। उसमें ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। अब यहाँ पे एक जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये पूरे साल में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स तो करनी होती होंगी। यस बच्चों, तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनको करनी होती है वो सारा ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी ये वो टाइप ऑफ कॉस्टिंग है जिसका मेनली आप 2 साल कॉस्टिंग कर सकते हो, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हो, 3 साल का कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उस दिन आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट फिनिश। नाउ द लास्ट पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग. It is variant of job costing. Contract means big job in which work is done at site and not in a factory premises. Obviously, है ना, फैक्ट्री के premises में ये काम नहीं होता बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ठीक है, फैक्ट्री के बाहर होता है। The cost of each contract is ascertained. Thus, in this method of costing, each contract is a cost unit and account is opened for the each contract in the books of contractor, ascertain profit and loss thereof, है ना। हर एक के लाइक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, हर एक के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन होगा और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। Let us see some features. Say I'm teaching you this definition and features just because it will help you at a time of writing your obviously short notes which are compulsory to write, ठीक है। short notes आपको पूछते हैं हर बार पूछते हैं, तो you have to write that short notes. तो next is the features of contract costing. The contracts are generally of a large size and therefore a contractor usually carries out a small number of contracts at a particular point of time. A contractors generally take more than a year to complete. Work on a contract is carried out at a site of contract and not in a factory premises. You already know that. Each contract undertake is treated as cost unit. A separate cost account is prepared for each contract in the books of contractor to ascertain the profit or loss in each contract. Most of the materials are specially purchased for each contract. Obviously, if you are having more than one contract, that means a separate contract account, एक अलग से contract account आपको prepare करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक अलग से contract account आप prepare करोगे। उसके अलावा आपके पास मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर स्पेशली परचेज फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग मटेरियल आपको परचेज करना है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग मटेरियल इन द सेंस कि आपको समझो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ चल रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ चल रहा है, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपका यानी जैसे मैंने आपको बताया योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस। See, I already give you the example कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग जगहों पे चल रहा है, ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे आपको हर जगह पे सीमेंट और बाकी सारे ब्रिक्स और ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो everyone have to prepare a separate account, separate contract account, that is contract A, contract B, contract C। बच्चों काम एक ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन 3 अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो अगर वो सेम कॉन्ट्रैक्टर है जो 3 अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, तो वो 3 अलग अलग जगहों के लिए 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेगा। और अगर एक ही जगह पे काम हो रहा है यानी 3 जगह पे 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉमन थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगला लाइन देखो, मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर स्पेशली परचेज फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल देयर बी अ चार्ज direct from suppliers' invoices. Any material drawn from the store are charged contract on the basis of material requisition note, है ना। एक material requisition note which I taught you in semester 5, है ना। material वाला जो chapter था अपना first chapter, अगर याद करोगे तो आपको याद आएगा, एक format जैसा सिखाया था। नो डाउट अभी आपको ऑनलाइन था तो वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया नहीं, बट आपकी बुक में था मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है।
जैसे अपन डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना के लेते हैं, तो सेम वे मटेरियल इशू करने के लिए देयर इज वन नोट विच इज कॉल्ड एज मटेरियल एक्विजिशन नोट. इसके अलावा nearly all the labor cost will be direct. Obviously, जितने भी लेबर होते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हैं, all are considered as your direct labors. Okay. The contract is applicable in building construction, road construction, bridge construction, shipbuilding, etc. Now, the most of the expenses are like electricity expenses, ten expenses, insurance expenses, etc. are also be the direct expenses. Means there are very less number of indirect expenses, और जो वो less number है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से होते हैं. Now, specialist subcontract may be employed for say electronic fittings, welding work, glass work, etc. ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें भी यानी यूज में है. उसके अलावा फिर यू हैव द नेक्स्ट थिंग इज after that specialist subcontract may be employed for say electronic fittings, that welding work or the glass work. If any extra work is there, that means अगर समझो ना कोई एक छोटा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, छोटा सा कोई एक ब्रिज बनाना है, कोई एक ऐसा नाला वाला है उसके ऊपर कोई एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, एंड दैट विल टेक ओनली लाइक 6 months और 8 months, 6 या 8 महीने लगने वाले हैं. तो 6 या 8 महीने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने खरीद के नहीं लिया, वो सीमेंट जो बारीक करने वाली मशीन होती है वो खरीद के नहीं लिया, उसने क्या किया, वो हायर कर लिया, ठीक है. तो ये सब क्या हो जाएगा आपके लिए, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस हो जाएंगे. या वहां पे कोई वेल्डिंग का वर्क आया तो उसके पास वेल्डिंग वाली मशीन भी नहीं है, वो भी वो हायर करके लेके आया है. कोई ग्लास वर्क है, वो ग्लास वर्क भी वो नहीं कर पाएगा, लाइक जो मजदूर है वो ग्लास नहीं लगा पाएंगे. ग्लास लगाने के लिए दूसरे स्पेशल टाइप के वर्कर चाहिए होते हैं. सेम वे वेल्डिंग करने के लिए भी दूसरे स्पेशल टाइप के वर्कर चाहिए होते हैं. तो दे आर कंसिडर एज, these type of expenses are considered as specialist subcontractors. After that we have plant and equipments may be purchased for the contract, may be hired or for the duration of a contract. ठीक है, जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स खर्च होने वाले हैं, खर्च होने वाले इन द सेंस जिन भी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का यूज होने वाला है आपको फॉर दैट, फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप उनको बाय करके लेके आओगे या तो आप उनको हायर करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है. अब यहाँ पे दो पार्टीज हो गए आपके पास, आपको समझ में आएगा. देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसने, जो पूरा कर रहा है, और दूसरा जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका नाम है क्या, कॉन्ट्रैक्टी. आर मेड एट अ वेरियस stages of completion of the contract based on the architecture certified for the completion stage. ठीक है, वो क्या करेगा, आप अगर उसको बोलोगे ना कि फोन करके, यानी अपने कॉन्ट्रैक्टी को बोलोगे कि बॉस मैंने ना 90% काम हो गया है ना, तो वो फोन पे मानने वाला नहीं है, यानी वो आप पे ट्रस्ट नहीं है. वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को भेजेगा और भेज के और बोलेगा कि भाई तू देख के बता कितना काम हो गया कितना बाकी है ना. फिर नेक्स्ट इज you have next one, that is penalties may be incurred by the contractor for failing to complete the product with a project at a time, like within an agreed period. ठीक है, अब पेनल्टी लगेगी अगर समझो वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आपने गवर्नमेंट के थ्रू यानी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कोई ले रखा है, और अगर आपने वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, तो सम पेनल्टीज में बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट पीपल. Now the next very important is contract costing और job costing. दो बच्चों, ये दोनों ना अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है. दो अलग अलग बातें कैसे होती है, कोई एक जॉब को पूरा करना और किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, ये दो अलग अलग बातें होती है. Many times this question will be asked for 5 marks, so that you can write these points. That will be more than enough to give the explanation how the contract costing is different from the job costing. Now in that, the first point will be contract is generally a big while the job is small. It is well said that a job is a small contract, but a contract is a big job. Okay, you can understand this line very well. कोई भी जॉब जो होता है वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बोल सकते हो,
अपने जॉब को आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कंप्लीट करना है और देना है, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो यू कैन नॉट से दैट इट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the number of jobs undertaken at a time are usually large as compared to the number of contracts because contracts are generally much bigger in size. ठीक है, यानी एक year में you can say you can take many jobs, many assignments you can complete, but you cannot complete many contracts in a year. Now the third difference will be in a contract cost, most of the costs are chargeable direct to the contract account. Under the job costing, direct allocation to such an extent is not possible. Clear? जॉब के अंदर कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली नहीं होता, जबकि आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में एवरी एक्सपेंसेस यू कैन से एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Allocation apportionment of the overhead cost is simpler in a contract costing as compared to the जॉब कॉस्टिंग. बहुत सिंपल होता है एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट करना ओवरहेड्स का अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जबकि जॉब कॉस्टिंग में ये बहुत मुश्किल सी चीज होती है. जॉब्स आर यूजुअली कैरिड आउट इन अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट आर डन एट आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. जब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हो तो आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर आपको कंप्लीट करना होता है, जबकि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी जॉब तो आप फैक्ट्री के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो. Let us move to the next slide, which tell us about the contract costing procedure. Students, यहाँ से आपका actually contract costing working get started. इसके पहले वाला जो था, that is only the theoretical part. Now from here, contract costing procedure, you have to keep in mind each and every small things. छोटी बड़ी हर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से आपका मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन. आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इजीली. द बेसिक प्रोसीजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एज फॉलोड. इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा, ठीक है. ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अलॉटेड अ डिस्टिंक्ट नंबर इन अ सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट. अभी जैसे हम मेट्रो वाला ब्रिज ही कंटिन्यू करेंगे, वही एक एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपके पास अंधेरी से लेके मैंने आपको बोला मलाड तक एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा कांदिली से दहीसर दूसरा है, दहीसर से भाईंदर तीसरा है, ठीक है. तो ऐसे करके 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, 3 अलग अलग अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. उसके अलावा आफ्टर दैट यू हैव डायरेक्ट कॉस्ट. मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एलोकेटेड direct to the contract. All such direct costs are debited to the contract account. Direct cost for the contract includes material, labor and supervision, direct expenses, depreciation of plant and machinery, subcontract costs, etc. Everything will be included under the direct cost. Under indirect cost of the contract costing will be the contract account is also debited with the overhead, which tend to be a small in relation to the direct cost. Such costs are often absorbed on the same arbitrary basis as a percentage of prime cost or the material or the wages, etc. Overheads are normally restricted to the head office and the storage cost. जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना बच्चों तो आपको और अच्छा समझ में आएगा. थियोरेटिकल पार्ट में भी आपको यानी थियोरेटिकल पार्ट आपको हेल्प करेगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, ठीक है. After solving one or practical problems, you are easily defining the cost under the contract which are moving to the directly and direct direction, like direct वाले expenditure है और कौन से expenditure आपके indirect वाले expenditure है. You can segregate it very easily. Then you have transfer of material or plant. When materials, plant or the other items are transferred from the contract account is credited by that amount. Then we have a contract price. The contract account is also credited with the contract price. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिखना पड़ेगा, है ना. फ्री में कॉन्ट्रैक्ट कोई कंप्लीट नहीं होता बच्चों, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू लगेगी ना. तो जो कुछ भी उसकी वैल्यू लगेगी, दैट वैल्यू इज कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज
प्रॉफिट और लॉस टू दी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट और लॉस टू दी कॉन्ट्रैक्ट, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के बाद. The balance of contract account represent profit or loss which are transferred to the profit or loss account. However, when the contract is completed, the contract costing within the financial year, the part of profit arrives take into the account, that remaining profit is kept as a reserve to meet any contingent losses to the incomplete portion of a contract. ठीक है, या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हुए अगर आपका फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है तो अपने को पता है कि हम लोग हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं, है ना, पता करते हैं कि नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, क्या आया. तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है. आफ्टर दैट some special points which are considered while performing contract costing. ठीक है, अभी यहाँ पे ये स्पेशल पॉइंट्स नो डाउट हमने ऊपर डिस्कस किया बच्चों, ये वही है. ठीक है, अभी कैसे करना है देखो. some special points are there. The cost of both the type of material is debited to the contract account. After that, the material returned to store we have to record. Then when the material is issued access to the requirement, like for instance अपने पास सीमेंट होता है, सैंड होते हैं, पाइप्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा. These are later returned to the store, which is accompanied by the material return note given as a details of the material return. Such a return of the material is credited to the contract account. जैसे आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप मटेरियल लेके आते हो तो it is to be debited on the contract account. Same way कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद जो कुछ भी मटेरियल बचा, नो डाउट फिनिश होने के बाद भी नहीं, आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ और आपके पास जो कुछ भी मटेरियल बचा है, that all material you have to record on the credit side as a closing stock of material. After that material at site, at the end of the each accounting period, value of material is laying unused at a site is credited to the contract account and it is carried forward to the charging against the next period. After that, the cost of labor of all the wages worker engaged on a particular contract are changed to the direct of the contract, irrespective of the type of work they perform. After that, when the several contracts are running at a different locations, payroll is normal sanctioned as to have a separate payroll for the each account. Then difficulties in a costing may be encountered when some workers may have to move from one site to another, when the number of small contract is undertaken. In such a situation, it becomes necessary to provide the timesheet for allocation can be made in order to control labor utilization and prevent fraud in the payment of wages. Surprise visit by the head office personnel will be necessary. ठीक है ना. कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्टी है जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम चेक करने के लिए अपने आर्किटेक्चर को, उसके अलावा अपने सुपरवाइजर को टाइम टू टाइम भेज के उसकी चेकिंग वगैरह करवा सकता है. बिकॉज नो डाउट बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक ह्यूज अमाउंट के लिए दिया जाता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो हमेशा लैक्स और क्रोर्स में होता है. सो परफॉर्म अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए टाइम टू टाइम सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. टाइम टू टाइम सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. Next is there is a plant depreciation.
है ना, आपको भी पता है depreciation is very important part. Clear? So there are two different method of dealing with the depreciation of a plant in a contract account. अपने पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. इसके पहले पहले आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था बच्चों आपके सेमेस्टर 5 में ओवरहेड्स वाले चैप्टर में. हियर आल्सो द कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्लांट इंस्टॉल, है ना, कितने का प्लांट आपने इंस्टॉल किया वो अमाउंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करना है. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द प्लांट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड द प्लांट इज रीवैल्यूड एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दैट रीवैल्यूड डेप्रिशिएटेड फिगर. ठीक है, आई एम रीडिंग इट वंस अगेन, प्लीज फोकस हियर. Credited with a revalued or depreciated figure. ठीक है, revalued figure या depreciated figures के साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे उस प्लांट की वैल्यू लिखनी है. इन केस द प्लांट इज सोल्ड ऑन द कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया और वो प्लांट हमने सेल कर दिया. वो कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे करने वाली लिफ्ट हो सकती है, उसके अलावा सीमेंट को वो बारीक मिक्सिंग करने वाली सीमेंट मिक्सिंग वाली मशीन आती है ना, बड़ी सी व्हाइट कलर की होती है, वो हो सकता है. कोई दूसरी तीसरी और मशीन हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर आपने उसे बेच दिया तो क्या है, तो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द सेल प्रोसीड्स. द नेट इफेक्ट ऑफ द अबव डेबिट एंड क्रेडिट विल बी दैट कॉन्ट्रैक्ट stand of the debit amount to depreciated, which are difference between the value of a plant debited, value of a plant is credited. The method is generally used as a long contract when the extent are more than 1 year, because the depreciated value of a plant is credited to the contract account and brought down as an opening balance to the next period. है ना, एक साल से ज्यादा का अगर हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा का ही होगा. यू कैन सी इन योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें आपको देखने मिलेगा हमेशा एक साल से ज्यादा का ही कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करोगे बच्चों. तो एक साल से ज्यादा का अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो वहां पे अपने को क्या करना है, वैल्यू कैरिड डाउन करके क्रेडिट साइड पे लिखनी है प्लांट की. अगले साल जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है तो वापस से वो ब्रॉट डाउन करके वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी. अल्टरनेटिवली द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज simply debited with the amount of depreciation, and it is usual to use the method when the plant is sent to the contract only for a short period. Like for example, mobile crane or the bulldozer used in a contract may be charged on a this basis. ठीक है, जैसे क्रेन वगैरह होती है, मोबाइल क्रेन होती है ना, एक क्रेन उठाने वाली यहाँ से वहां से सामान वगैरह, वो प्रॉपर कोई परमानेंट खरीद के नहीं ले लेता कोई कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उसको हर एक कॉन्ट्रैक्ट में उस क्रेन की जरूरत पड़ेगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना. जैसे मेट्रो का ब्रिज ही बनाते वक्त बच्चों जो वो ब्रिज की स्लाइड रखनी है तो उस स्लाइड को उठाने के लिए ऑब्वियसली क्रेन चाहिए. इतना ऊपर तक हम उड़ के तो रख सकते हैं नहीं, शक्तिमान तो है नहीं, सो दैट वो क्रेन की जरूरत है. बट वो क्रेन की जरूरत हर एक कॉन्ट्रैक्टर को है. देखो अंधेरी से भाईंदर तक बन रहा है मेट्रो, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को उसकी जरूरत है. तो ऐसा नहीं हर एक कॉन्ट्रैक्टर ने खरीद लिया, खरीदेगा कोई एक ही, या फिर वो लोग हायर करेंगे, है ना. आपको जरूरत है तो आप लो, फिर अगला लेगा, फिर उसका अगला लेगा. देन बुलडोजर इज ऑल्सो, है ना, सेम बेसिस. See the underlined part. However, when the plant is hired for a contract, a charge for the hire of the plant is debited to contract as direct expenses. Charge as direct expenses. Now see the next one. We have subcontract cost. Subcontract cost क्या होता है? Work of specialized character for which the facilities are not internally available. कोई ऐसा काम during the contract जिसके लिए वर्कर आपके पास इंटरनली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको वर्कर बाहर से बुलाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे को इज ऑफर टू सब कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टील वर्क, ग्लास वर्क, पेंटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, कोई ऐसे स्टील की रॉड लगानी है या कोई ऐसा ग्लास वर्क करना है. उसके अलावा इफ एनीवन वांट टू डू दैट पेंटिंग्स वगैरह, है ना. अभी जैसे रेलवे का ट्रैक और ये सब सारा कुछ बना दिया, तो पेंटिंग करने के लिए रेलवे के आप स्टेशन पे देखोगे तो देयर आर द पेंटिंग्स, है ना. बहुत सारी पेंटिंग्स करके रखता है, अंडरग्राउंड ब्रिज में पेंटिंग करके रखी हुई है, वॉल्स पे पेंटिंग करके रखी हुई है. तो कौन लोगों ने की है? रेलवे का ड्राइवर और ये सब लोगों ने की है, टर्नर फिटर ने की है? नहीं बच्चों, वो एक लोकल पर्सन, एनजीओ जो होते हैं उन्होंने उठ के किया है.
So they are the subcontract charges which are accountable to the main contract. The cost of such a work is charged to the contract account. ये भी अपने को subcontract charges को भी अपने को main contract account के debit side पे record करना है. After it, there are some payments which are based on architect certification. Clear? Architect certification. In case of the contract is small, अगर आपका contract छोटा है, so the full payment is usually made on the completion of the contract. But in case of a large contract, it may take more than 1 year to complete. एक से ज्यादा साल जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में लगता है, उस हर एक केस में जब कभी भी कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने जाएगा तो वो ऐसे ही पेमेंट नहीं करता. ही नीड आर्किटेक्चर सर्टिफिकेशन. उसको आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेशन लगता है. इन दैट केस नो पेमेंट इज रिसीव्ड until the completion of a contract. The financial resources of the contractor could surely become strained. Therefore, a system of progress payment is agreed by parties. In this system, the part payment of the contract amount is paid from time to time on the basis of certificate issued by the architecture, acting for a contractee. Contractee के लिए architecture काम करेगा. Certify the value of a work successfully completed. Then such payments are received by the contractor are usually credited to the personal account of a contractee. This should be noted as the payment are not entered in a contract account. ऐसे payment आपके contract account में enter होते भी नहीं. ठीक है ना? In short इसका मतलब क्या है बच्चों? आपके पास आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको? आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट हमको आर्किटेक्चर आएगा देखेगा और उसके बाद फिर हमको आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है. आएगा देखेगा और सर्टिफाइड करके बताएगा कि 90% वर्क कंप्लीट है, कि आपका 80% वर्क कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है. और वो जब जितना सर्टिफाइड करके देगा, एक कॉन्ट्रैक्टी अपने कॉन्ट्रैक्टर को उतने ही पैसे देगा. ठीक है. ज्यादा पैसे नहीं देगा. अभी समझो कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, हाँ, और आप बोलोगे, और मैं रहती हूँ दिल्ली में और आप रहते हो मुंबई, और मुंबई में मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई सो एंड सो बिल्डिंग आपको प्रिपेयर बनानी है, समझो रिनोवेट करनी है. ठीक है. वो रिनोवेशन के काम में इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टी, और मैंने आपको फोन पे पूछा कि ना भाई काम कैसे चल रहा है, आप बोलोगे सर बहुत अच्छा काम चल रहा है. फिर मैंने को पूछना है कि ठीक है, और आप बोलोगे कि सर पेमेंट कर दो. ठीक है. ऑलमोस्ट 90% काम मैंने कर दिया, और मैंने अगर आपको 90% काम करने के बाद 90% की पेमेंट कर दी, एंड देन आपने काम में डिले किया, या आप वो 90% पेमेंट लेके रवाना हो गए कहीं. ठीक है. तो प्रॉब्लम. सो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए, माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए बेसिक क्या हम लोग रूल फॉलो करते हैं बच्चों, कि हम लोग हमेशा आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्टी क्या बोलेगा कि भाई मेरे पहचान का एक आर्किटेक्चर है जो इस काम में इन्वॉल्व, लाइक ऐसे कामों को डिफाइन कर सकता है. वो आर्किटेक्चर को भेजेगा उस बिल्डिंग के पास और बोलेगा कि चेक करके आओ बस 90% काम कंप्लीट हुआ है या कितना कंप्लीट हुआ है. आर्किटेक्चर आएगा देखेगा, बोलेगा कि हाँ रिपेयर का काम चालू तो है यहाँ पे, बट सिर्फ अभी 50% काम हुआ है, 50% पूरा बाकी है. कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, बस 90% हो गया है ना. बिकॉज इफ आई कम पर्सनली ओवर देयर, अगर मैं आ भी जाऊँ वहां पे या फोटोज देख लूँ तो भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं वो काम थोड़े ही करती हूँ. वो काम या आप करते हो या तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है उसको पता है कि काम अभी कितना हुआ और कितना काम है बाकी. ठीक है ना. सो ऑन दैट बेसिस देयर इज एन आर्किटेक्चर जो सर्टिफाई करके देगा कि भाई इतना काम हो गया और इतना काम बाकी है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेशन आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट. यानी वो जो पर्सन है वो पर्सन भी नहीं, यानी जो कॉन्ट्रैक्टी है वो अपना पेमेंट करेगा. बेसिकली वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, वर्क ऑन सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में और अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ. अभी के लिए स्टूडेंट्स आपको पूरा प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन दिस थियोरेटिकल पार्ट. और प्लीज आप ये वीडियोस 2 बार देखें. इसलिए 2 बार देखें बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट
से रिलेटेड छोटे छोटे जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करने वाले हैं वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे लिख के हुए हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से एक टॉपिक तो उठ के आने ही वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला, आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग, उसके बीच का जो डिस्टिंग्विश है वो भी मेनी टाइम्स पूछते हैं बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में भी ये मेनी टाइम्स आता है। सो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। तो वो भी एक चीज आपको पता हो जाएगी अगर आप अच्छे से ये वीडियो देख पाओगे, ठीक है। बाकी का जो है वो मैं आपको कंटिन्यू करूंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी आपको कोई भी डाउट्स है, डिफिकल्टीज है तो प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक एंड ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज आस्क मी ऑल योर डाउट्स।